हेलो मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी तैयारी को एक छोटा सा बूस्ट देने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक ये रिविजन लेक्चर, जिसमें हम रिवाइज करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को डीटी के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। भैया इस चैप्टर को हम रिवाइज कहाँ से करेंगे? ये मेरे कुछ नोट्स है, रिविजन नोट्स, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किए हुए हैं। आप जाके फटाफट से उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है ये TWB_CA इंटर। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाता रहता हूँ MCQ पोस्ट, कुछ कंसेप्ट पोस्ट भी, और साथ के साथ कुछ टेक पोस्ट भी, जहाँ एग्जामिनर हमारे साथ खेल सकता है पर हमें वो याद है, उसके लिए निमोनिक्स कोड उसमें लिखे हुए होते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक जो हमें रिवाइज करना है वो हमें ये करना है कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या होते हैं। तो भैया जैसे हमें पता ही है कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस दो होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या लगता है? जो उसकी इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन पे लगता है। और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जो भी आप गुड्स या सर्विसेज बेचते हो उस पर लगता है। बर्डन डायरेक्ट टैक्स का आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स में आप शिफ्ट कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हो गए। डायरेक्ट टैक्स में आप जो बंदा, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो बंदा टैक्स पे कर रहा है ये वही बंदा है जो बर्डन भी बियर है, बट इन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब समझ में नहीं आया, मजा से नहीं आया, तो आओ एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं। तो यार हमारे पास दो बंदे हैं, एक TWB और एक मिस्टर यासीन। ठीक है, अब TWB ने जो भी इनकम कमाई उस पर टैक्स उन्हें ही देना है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसमें बर्डन किस पे आया? बर्डन भी TWB पे ही आया। तो यहाँ पे जिन्होंने बर्डन बियर किया, या कह सकते हैं टैक्स जिन्होंने बियर किया, वो सेम पर्सन है जिन्होंने टैक्स पे किया। ठीक है, एग्जाम्पल हमने इसमें बता ही दिया था, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, है ना, एटसेट्रा। ये हो गया एग्जाम्पल। अब यही बात करते हैं हम यासीन जी की। इसमें यहाँ हमने बात करनी है इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पे करेंगे यासीन जी? जब इन्होंने एक सामान बेचा कस्टमर को, गुड्स सोल्ड, या हम कह सकते हैं सर्विसेज भी। ठीक है, तो यहाँ बर्डन किसने बियर किया? मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर एक्स। बर्डन किसने बियर किया? मिस्टर एक्स ने। टैक्स किसने पे किया? या टैक्स तो पे करेंगे मिस्टर यासीन जी। या यहाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको नॉर्मली एक बेसिक नॉलेज पता होगी GST की, कि यासीन जी के पास एक GST नंबर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स यही पे करेंगे। इसके एग्जांपल्स GST हो गया, एटसेट्रा। ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इतना ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या था कि बर्डन और टैक्स बियर जिसने किया था वो सेम पर्सन था जिसने टैक्स पे भी किया था। यहाँ पे अलग है, यहाँ बर्डन और टैक्स पे किसने किया है? यहाँ बर्डन किसने बियर किया है? मिस्टर एक्स ने। और पे किसने किया है? मिस्टर यासीन ने। ठीक है, ये था। अब आ जाते हैं इसमें अपने इसमें। तो भाई जो हमने बात बोली थी यहाँ पे कि पर्सन पेइंग द टैक्स इज द सेम पर्सन हु बियर्स द बर्डन, टैक्स में है, बट इन डायरेक्ट टैक्स में था ये। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था कि पर्सन कैन पास द इंसिडेंट, मतलब यासीन जी ने, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक छोटा सा पॉइंट। यहाँ क्या किया था? यासीन जी ने ट्रांसफर किया था मिस्टर एक्स। यहाँ कौन थे? मिस्टर TWB। ठीक है नहीं। अब ये टैक्सेस लेवी क्यों किए जाते हैं? ये देखो, टैक्सेस क्या होते हैं? बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं गवर्नमेंट के, ताकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे, चाहे वो हेल्थ केयर सर्विसेज हो, एजुकेशन सर्विस हो, अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सके, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। जैसे हमारे नितिन गडकरी जी जो हाईवेज वगैरह बने, वो कहाँ से बने हैं? उनका पैसा कहाँ से आया? वो टैक्सेस से ही पैसा आया है। ठीक है, अब भैया पावर किसके पास है टैक्स लगाने की? भाई आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि
कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब अगर लॉ ऑथराइज नहीं करता तो आप नहीं कर सकते। तो वहीं आर्टिकल 246 एम्पावर करता है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को कि वो टैक्स लॉज बनाए। पर तो उसी के ध्यान में रखते हुए एक 7th शेड्यूल है आर्टिकल 246 है, जिसने 3 लिस्ट बनाई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है आओ समझते हैं। देखो भाई 3 लिस्ट है हमारे पास, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है, यूनियन लिस्ट 1 जो ये हमारे पार्लियामेंट, तो पता ही होगा न्यू बिल्डिंग है पार्लियामेंट की। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पार्लियामेंट हमारे यूनियन लिस्ट 1 में टैक्स के वो बनाएगा जिसमें इनकम टैक्स आता है, एंट्री नंबर 82। सेकंड है स्टेट लिस्ट, जो ये असेंबली बनाती है। ये फोटो है दिल्ली असेंबली की, जिसमें कुछ टाइम पहले तक मिस्टर केजरीवाल जी थे और आज मिसेज रेखा गुप्ता जी हैं। तो ये दिल्ली असेंबली की फोटो है। तो स्टेट असेंबली के पास पावर है, जो हमारी यूनियन लिस्ट 2 है, स्टेट लिस्ट 2 कह सकते हैं, स्टेट लिस्ट 2 है, उसमें पावर होती है स्टेट असेंबलीज के पास कि वो लॉज बनाए, जिसमें से एक है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा, कौन लगाएगा, उसकी पावर स्टेट असेंबलीज के पास। और एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बोथ मिलके टैक्सेस लगाते हैं और उन पर लॉ भी बनाते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा इतना डिटेल में, बट आपको रिवाइज करना है, पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आओ एक एग्जाम टिप देते हैं इसके साथ में ही। वही एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट की पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर देती है इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स को लेवी करने की। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स 82 में नहीं है, तो स्टेट लेवी कर सकती है, और इनकम टैक्स मोस्ट टैक्स, ये तो आपको पता ही है। अब आ जाते हैं भाई कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, या हम कह सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, इसमें 5 चीजें आती है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर नोटिफिकेशन और केस लॉज। अब ये होते क्या है, अब बात, इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता क्या है, ये बेसिकली ये होता है कि ये प्रोवाइड करता है कि आपको अपनी टोटल इनकम कैसे डिटरमाइन करनी है, आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करनी है, आप पे जो असेसमेंट चली अगर इन केस, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 पे, पूरे इंडिया, नॉट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये ऑल इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। ठीक है, अब पहले पे ये हो गया, दूसरे पे इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये क्या कहता है, ये इंपावर कहता है, मतलब इसमें क्या होते हैं बेसिकली आपके फॉर्म्स वगैरह के प्रोसीजर्स वगैरह सब कुछ, डेप्रिसिएशन रेट्स किस में है, किस हिसाब से आप वैल्यूएशन करोगे, वो सारे के सारे प्रिंसिपल सब कुछ इसमें, ये बेसिकली रिलीज किए जाते हैं सीबीडीटी के थ्रू। ठीक है, सब रूल्स प्रोवाइजर एंड एक्सप्लेनेशन जो भी आती है वो इसमें होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस इसमें होती है। ठीक है, एनुअल फाइनेंस एक्ट हर साल पास किया जाता है, कुछ भी टैक्स रेट्स होते हैं, जैसे स्लैब रेट्स में कुछ चेंज करना है, पहले स्लैब रेट्स अलग थे, अब अलग हैं, आगे अलग होंगे, जो भी होंगे वो इस फाइनेंस एक्ट में डिफाइन किए जाएंगे। ये हर साल 1 फेब को होता है, जिस दिन इलेक्शंस होने हैं पार्लियामेंट के, उस बार ये 2 बार रिलीज होता है कि एक तो 1 फेब को आएगा, देन फिर जुलाई में आएगा। ठीक है, आपके लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, वो है 2000 फाइनेंस बिल 2025, जो फाइनेंस एक्ट 2025 भी बन चुका है। ठीक है, तो ये बना कब था, ये बना था 29 मार्च 2025। अब आते हैं कुछ सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर नोटिफिकेशंस बेसिकली क्या होते हैं, सर्कुलर्स जो इशू किए जाते हैं वो किए जाते हैं सीबीडीटी के थ्रू, और नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सीबीडीटी भी उन्हें इशू कर सकता है। कुछ प्रोविजंस या कुछ मैं कहूँ कुछ प्रोविजंस को क्लैरिफाई करने के लिए, एक अच्छे से मीनिंग उनका बताने के लिए आपके सर्कुलर्स निकाले जाते हैं, और नोटिफिकेशंस वहीं निकाले जाते हैं कि कुछ
आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके लिए। सर्कुलर्स हमेशा असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग होंगे, एसएससी पे नहीं, ये कोर्ट पे नहीं, ठीक है। सर्कुलर्स हमेशा बाइंडिंग होंगे डिपार्टमेंट पे, एसएससी पे नहीं, बल्कि नोटिफिकेशन दोनों पे ही बाइंडिंग होंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, केस लॉज एंड जुडिशियल डिसीजंस, जैसे एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सभी बाइंडिंग, सभी एसएससी डिपार्टमेंट में बाइंडिंग होंगे, वहीं हाई कोर्ट के डिसीजन जो स्टेट्स के हैं उस पर बाइंडिंग होंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स। लो आगे बढ़ते हैं फाइनेंस एक्ट की तरफ। क्या होते हैं इसके 4 शेड्यूल होते हैं। पार्ट 1 में एड्स होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के, या असेसमेंट ईयर के, करंट इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर क्या चले अपना, बोलो 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 बोलो, करंट इनकम टैक्स करंट, अभी आप आया असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर हमारा 26-27, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 25-26, ठीक है। पार्ट 2 में आ जाता है हमारी टीडीएस एट, पार्ट 3 में आ जाता है सैलरी टीडीएस एट या एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। अगर आप 115 बीएससी नहीं हो करते हैं तो, और रूल्स हो जाते हैं ये एग्रीकल्चर इनकम के, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 4, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स चार्ज कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे आगे। देखो पहली बात, इनकम टैक्स हर असेसमेंट ईयर में चार्ज किया जाता है, ठीक है। एक ये एवरी पर्सन पे चार्ज किया जाता है, जिसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31, ठीक है। जो भी आपने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई, नॉट असेसमेंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम कमाई उस पर टैक्स किया जाएगा, और किस रेट पे किया जाएगा, जो आपके प्रिस्क्राइब्ड होंगे फाइनेंस एक्ट में, ठीक है। अब टैक्स प्रीवियस ईयर में की इनकम पे चार्ज किया जाता है, बट एक्सेस किया जाता है, एक्सेस किया जाता है आपके असेसमेंट ईयर में। कुछ एक्सेप्शंस है, 172, 174, 174A, 75, 76, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो अब पर्सन इंक्लूड कौन से होते हैं, इंडिविजुअल एचएफ, एओपी, बीओएफ फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एजीपी। ये होते क्या है अभी बात करते हैं, या बात ही करनी है, अभी बात करते हैं, आगे देखो ना पूरा दिया हुआ है, तो इस पर बात करेंगे। इधर नाम यहाँ पे आ जाता है फटाफट से, कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम। चलो बोयो, मजा नहीं आया तो भाई देखो, मजे लेने के लिए तब ये है नहीं कि कोई रिविजन बैच है और आप पे एग्जाम्स कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़े टाइम के लिए मजे छोड़ दो, पढ़ाई पे फोकस कर लो। नंबर अच्छे आ गए तो मजे ही मजे हैं, फिर तो फाइनल आपको काफ़ी टाइम बाद ही देना है, फिर तो आराम से इंजॉय कर लेना है 1-1.5 महीना, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वापसी। पहले भाई आप रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो कि बंदा आरओ आया है या नहीं, एनओ आया है, नॉन रेजिडेंट है, टीम रेजिडेंट है, मतलब एक तरह से चैप्टर 2 की बात यहाँ हो गई। क्लासीफाई करो उसकी इनकम को, कि इनकम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, क्या है, आपके चैप्टर्स आ गए। कंप्यूट करो इनकम को ईच हेड में, ठीक है। जैसे एजम्पशन अप्लाई करने तो एजम्पशन अप्लाई करो कि अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो उसे उसमें डालो, डिडक्शंस लो अपने 80 टू 80 के बीच में, ठीक है। कुछ एक्सपेंसिव डिसअलाउ है उस दिन उन्हें डिसअलाउ करो एग्जेम्प्ट इनकम पे जो भी है। क्लब करो इनकम को, अगर आपने कोई भी टैक्स इवेजन करने के लिए इनकम से इधर उधर ट्रांसफर किया तो उन्हें क्लब कर लो। सेट ऑफ करो, अगर आपका कैपिटल गेन का सेट ऑफ है किसी भी साइड्स का, जो आप इंटर हो सकते हैं, इंटर हो सकते हैं, उन्हें सेट ऑफ करो। या कई फॉरवर्ड लॉसेज है जो आपके पिछले साल से बहुत फॉरवर्ड लॉसेज, उन्हें सेट ऑफ करो इस बार। कंप्यूट करो अपनी जीटीआई को, ठीक है, सेट ऑफ करके क्लबिंग करके उस पर डिडक्शन अप्लाई करो कि भाई चैप्टर 6 से की डिडक्शन डालो, 10AA की डालो, खासकर उनके लिए जो ऑप्ट करें डिफॉल्ट रिजीम से। डिफॉल्ट रिजीम बोले तो 115 BAC, ठीक है। फिर टोटल इनकम अपनी कंप्यूट करो, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं उन पे टैक्स रेट अप्लाई करो,
ठीक है, जैसे जो भी है, जो भी आपने ऑप्शनल रखी है नॉर्मल, मतलब अगर आपने 1.5 BHK ले रखे तो स्लैब रेट 4 लाख वाला लगाओ, नहीं तो वो पुराने वाले पे जाओ। ठीक है, फिर सरचार्ज लगाओ उस पर। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, हेल्थ एंड 4% का सेस लगाओ। अगर आपकी इनकम एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज़्यादा है, आपको AMT भी पे करना पड़ेगा अगर आपने 115 BAC नहीं लिया हुआ है तो। जो भी आपके लिए बेटर है टैक्स उसमें लो, एडवांस टैक्स या TDS कुछ कटा हुआ है, एडवांस टैक्स पे किया हुआ तो उससे नेट ऑफ करो, अदरवाइज अपनी जो भी टैक्स पे बोले रिफंडेबल है उससे ले जाओ। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। बाकी आप जब पूरा डिटेल वाइज करोगे शायद और अच्छे से समझ जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन SSC की, कि भाई SSC होता क्या है। ठीक है, तो एनी पर्सन who is liable to pay tax under this act or against whom assessment proceedings are initiated। ठीक है, वो आपका ऐसे से होता है। अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स में जो लिखा है उस पर पढ़े, बाय whom any tax or sum of money is payable under the act or every person against whom assessment proceedings are initiated। डीम्ड एसएससी भी हम मान सकते हैं इसमें। ठीक है, या कुछ एसएससी इन डिफॉल्ट हो। ठीक है, मतलब अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है या कुछ भी एक्ट पे करना है तो आप एसएससी हो गए। अगर आपके अगेंस्ट असेसमेंट प्रोसीजर्स भी स्टार्ट हो गए तो भी आप एसएससी हो गए। आप डीम्ड एसएससी भी मान सकते हो, एसएससी इन डिफॉल्ट भी मान सकते हो, जिन्हें हम आने वाली वीडियोज में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक बात का भाई अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से देखो, जूम करके तुम्हें दिखा भी हूँ। Every person is an SSC, but every person need not to be an SSC। मतलब every हर SSC एक पर्सन हो सकता है, बट हर पर्सन एक SSC नहीं हो सकता। पर्सन्स क्या होते हैं अपने, वही इंडिविजुअल HUF कंपनी AOP BOI आर्टिफिशियल पर्सन लोकल अथॉरिटी इंडिविजुअल और फर्म। 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हो गए। ये आपके SSC हो, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि SSC होने के लिए आपकी 3 कंडीशंस हैं, तो सॉरी 4 कंडीशंस है, कि आपको इनकम टैक्स पे करना हो, मतलब आप पेबल हो आपके, या आपके अगेंस्ट असेसमेंट प्रोसीजर्स चल रहे हो, या आप डीम्ड SSC हो, या फिर SSC इन डिफॉल्ट हो, तभी आप SSC बनोगे, अदरवाइज आप पर्सन ही हो। अब पर्सन होते क्या हैं, अब बात करते हैं प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ एन SSC डिटरमाइंड बाय नॉर्मल असेसमेंट। असेसमेंट क्या होती है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें SSC की इनकम डिटरमाइन की जाती है। अब ये नॉर्मल असेसमेंट भी हो सकती है, ये असेसमेंट भी हो सकती है। फाइनल लेवल में बहुत अच्छे से, ये फाइनल में अच्छे से बताया हुआ है, तो वहाँ जाकर बात करेंगे। पहले आप इंटर आराम से क्लियर कर लो, बिंदास हो गए, फिर हम उस बारे में बात करेंगे। तो अब पर्सन क्या होते हैं, इंडिविजुअल HUF कंपनी फ्रॉम AOP BOI लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल। एक बार दोबारा बोलेंगे, individual HUF company from individual HUF company from individual HUF company from AFPBOI local authority artificial judicial person। क्या, individual HUF company from individual HUF company from individual HUF company from, दोबारा बोलो भाई, दोबारा बोलो मेरे साथ, याद करो पर्सन होते क्या क्या है, 7 कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो 8 लिखी हुई है, कोई 7 लिया। अबे भाई AFPBOI तो एक ही होती है एक तरह से, तो इसलिए दोबारा बोलो, इंडिविजुअल HUF कंपनी फ्रॉम AFPBOI आर्टिफिशियल पर्सन लोकल अथॉरिटी। अभी होती है, हम बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं। चलिए ये बढ़िया सा एग्जांपल लिया हुआ है हमने। इंडिविजुअल मतलब ये, मतलब हमारे, तुम कह सकते हो यासीन जी या मैं,
अब तुम्हारा अपना टैक्स वाले भैया इंडिविजुअल, ठीक है, एक नेचुरल पर्सन लाइक अ मैन, वुमेन, माइनर, ठीक है, वो एचयूएफ क्या होती है, एक होते हैं पूरे परिवार को मिलाकर, अगर मैं सिंपल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, एक पूरे परिवार को मिला दिया, उसमें आपके वाइफ भी आ गई, आपकी डॉटर भी आ गई, आपका सन भी आ गया, तो उसे मिला के जो आपके कॉमन इंसेक्टर होते हैं उनको मिला के, मतलब आपके वंश को मिला के, वंशज जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। पार्टनर्स, दो बंदों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, जैसे कोई भी एग्जाम्पल के लिए यासीन जी और मैं आए, आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हमने, यासीन जी आपको पढ़ाएंगे कंपनी लो, मैं पढ़ाऊंगा आपको टैक्स, बेस्ट क्वालिटी हम आपको देने का ट्राई करेंगे, तो उसके लिए हम पार्टनर्स बने, तो वो हो गया हमारे लिए पार्टनरशिप फर्म। तो इंडिविजुअल अच्छा फर्म, कंपनी रिलायंस कंपनी है, कौन नहीं जानता, और खासकर आप इनके इस प्रोडक्ट का तो जानते ही होंगे, जियो, 2016 के बाद जो इन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदला है वो अलग ही है एकदम, है ना। तो इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी, एओपी भी वही, आपके बंदे आ गए इकट्ठे हो गए, ठीक है, जॉइंट वेंचर्स होगा, रजिस्टर्ड ट्रस्ट होगा, वो आपके इसमें आ जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन आपके बार काउंसिल्स हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, वो हो गई, लोकल अथॉरिटी जैसे अपनी दिल्ली में आपके एमसीडी है, ठीक है, मुंबई में बीएमसी है, वो सीधा आपकी लोकल अथॉरिटी होगी, कोई भी ग्राम पंचायत हो गई, वो सब आपकी ये होगी। तो ठीक है, फटाफट से रिवाइज करते हैं, इंडिविजुअल एच एफ फर्म, इंडिविजुअल एच एफ कंपनी फर्म, ये भी बोल सकते हो कि इंडिविजुअल एच एफ कंपनी फर्म, एओपी भी हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन और लोकल अथॉरिटी, ठीक है, ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं हुआ। आ जाओ, एओपी वर्सेस बीओआई, एक नोट पढ़ लेते हैं फटाफट से। एओपी कैन हैव कंपनी या फर्म एज अ मेंबर, पर बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल्स रहेंगे, नाम से पता चला है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही आएंगे। बीओआई को कोई कॉमन विल की जरूरत नहीं है, बट एओपी में आपको कॉमन विल चाहिए, कॉमन पर्पज होना चाहिए, ठीक है। अब एओपी बीओआई आपका ट्रीटेड एज अ पर्सन होगा अगर आपने कमांड करने के से भी ना बनाया हो ना, अगर आपका मेन मोटिव ही इनकम अर्न नहीं करना है, तो भी आपको ये पीबीवाई एक आपका पर्सन माना जाए। कंपनीज दो टाइप की होती है, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, इंडियन कंपनी या एनी कंपनी जो अपना डिविडेंड डिक्लेयर भी इंडिया में करे, पे भी इंडिया में करे, उसकी टैक्सेबल इनकम में से, ठीक है। इंडियन कंपनी क्या होती है, इनकम टैक्स एक्ट में फॉर्म वर्क किया या उसका रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में है, और एनी कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, वाह वाह, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी एक इंडियन कंपनी भी हो सकती है, या फिर ऐसी कंपनियां, मैं कहूं कि ऐसी फॉरेन कंपनी जो अपना डिविडेंड डिक्लेयर भी इंडिया में करती है और पे भी इंडिया में करती है अपनी टैक्सेबल इनकम में से, वो आपकी, उसे हम बोल देंगे डोमेस्टिक कंपनी। ऐसे फॉरेन कंपनी क्या होती है कि जो डोमेस्टिक कंपनी ना हो, और डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, जो इन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली फॉर्म हुई हो और उसका रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में हो, ठीक है। वाइल्डली हेड या क्लोजली हेड, तुम पढ़ लोगे एक बार। स्कूल्स ऑफ एचयूएफ दो है भाई, दयाबागा और ये, दयाबागा का है वेस्टर्न, तो स्कूल है दयाबागा और मित्तक्सया, ठीक है। इसका एप्लीकेबल एरिया क्या होता है, वेस्ट बंगाल और असम, और मित्तक्सया का रेस्ट ऑफ इंडिया। ये क्या कहता है कि भाई राइट्स आपके जब ही एक्वायर होंगे जब आपके फादर की डेथ होगी, आपके बर्थ से आपके एचएफ पे राइट एक्वायर नहीं होते, बट वहीं मित्तक्सया क्या कहता है कि आपने जन्म ले लिया, बस आप एचएफ में राइट आपका आ गया, चाहे आपके फादर जिंदा ही हो, ठीक है। इनकम क्या क्या होती है भाई, एक फटाफट से छोटा सा हम समझने का ट्राई करते हैं। आपका डिविडेंड इनकम, नेट प्रॉफिट, आपका पीजीबी से आपकी सेल इनकम होगी, आपका हाउस प्रॉपर्टी होगी, आपका कैपिटल गेन हो गया, ये सब मिलके आपका इनकम टैक्स
और इनकम आपकी फॉर्म करते हैं, कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है भाई, कि इसमें काफ़ी आइटम्स आ सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी दे छोड़ा कि हाँ ये इनकम लगते तो हम डाल देंगे, इंक्लूसिव डेफिनेशन का ये मतलब हुआ। अभी जहाँ आपका प्रॉफिट एंड गेन्स भी आ गया, आपका डिविडेंड्स भी आ गया, परक्यूजेट्स आ गए, स्पेशल अलाउंस हो गए जो आपके ऑफिशियल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हो गए, ठीक है, बेनिफिट्स हो गए फ्रॉम द कंपनी टू डायरेक्टर, या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। आपने लॉटरीज वगैरह जीती, ये चीज जीती, कार्ड गेम जीती, अदर सोर्सेज में जाएगी, और गेस कि आपने कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी के जो भी आपके प्रोसीडिंग्स आई वो आपकी इनकम मानी जाएगी, कैपिटल गेन माना जाएगा आपका, आपकी कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम है वो आपकी इनकम मानी जाएगी, एक्सप्लेन अनएक्सप्लेन्ड मनी हो गया, सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इनकम मानी जाएगी, गवर्नमेंट की सब्सिडीज मानी जाएंगी, ग्रांट्स मानी जाएंगी, कैश इंसेंटिव माने जाएंगे, ये आपके माने जाएंगे इनकम। कैश इंसेंटिव तभी माने जाएंगे जब आप, अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं तो आपकी इनकम नहीं माने जाएंगे, अदरवाइज ये कैश इंसेंटिव आपका माने जाएंगे। या आपने कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, उसका आपने, चलो एग्जांपल लेता हूँ इसका बढ़िया सा सेक्शन इसका, कि भाई मैंने अपना ये मकान बेचना है, ठीक है, ये मैंने बेचा मिस्टर भाई को, तो मिस्टर भाई ने मुझे 2 लाख रुपए दिए, बयाना कह सकते हो या टोकन मनी कह सकते हो, कुछ भी। अब 3 महीने का टाइम था भाई, 3 मंथ्स का टाइम था, उन्होंने मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरे को बाकी पेमेंट नहीं, हमारी 5 लाख में बात हुई थी जिस वजह से उन्होंने 2 लाख दे दिए, तो हमने 3 महीने की बात हुई थी, 3 महीने में पैसा नहीं दिया, तो ये 2 लाख रुपए मैंने फॉरफिट कर दिया। तो भैया माल बिकाई, सामान बिकाई नहीं, प्रॉपर्टी बिकी नहीं, तो फिर काहे का कैपिटल कैपिटल गेन है। और भाई एडवांस तो आपकी इनकम होगी ना, आपने फॉरफिट कर लिया, आपने उस पर मालिकाना हक जमा लिया, तो वो आपका फॉरफिट चेक में ये कहाँ आएगा, ये हम कैपिटल गेन में भी पढ़ेंगे, अदर सोर्सेज में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनसेशन मिला आपको एम्प्लॉयमेंट खत्म करने पे, जो भी मिला वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। कुछ वो है वो आप पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इनकम है ये आप पढ़ लोगे। मैं आता हूँ अब आपके सीधा कैपिटल एसेट्स हो, आप एक बार रिवाइज कर लेना, कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या मैं एक लिंक यहाँ शेयर कर दूंगा आपका, जिसमें आप कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं, ये आप पढ़ लोगे। एग्रीकल्चर इनकम अभी हम थोड़ी देर में आके वापसी पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में वापसी आके पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात कर लेते हैं फटाफट से, आओ जल्दी से। प्रीवियस ईयर क्या होता है भाई, असेसमेंट ईयर क्या होता है पहले उसे पढ़ते हैं। असेसमेंट होता है 12 महीने का, जो हर 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होता है, जिसमें आपकी इनकम को एसेस किया जाता है कि किस रेट से आपका टैक्स लगेगा, आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना, उस हिसाब से। अब जैसे प्रीवियस ईयर का असेसमेंट, प्रीवियस ईयर 25-26 का असेसमेंट क्या होगा, 26 जो अभी चले आए। प्रीवियस ईयर क्या होगा, फाइनेंशियली इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के पीछे वाला है आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा। हर बिजनेस, नई बिजनेस का प्रीवियस ईयर जब से स्टार्ट होगा जब से उसने सेटअप किया है, और एंड होगा 31 मार्च पे। इस पे एक मैंने एमसीक्यू पूछा था अपने इंस्टाग्राम पे जाके, आप जाके चेकआउट कर लेना। अगर एमसीक्यू ढूंढना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है, तो एक हाईलाइट सेक्शन मैंने बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे अपने एमसीक्यू सॉल्यूशंस के नाम से, वहाँ जाके ढूंढ लेना। स्टार्टिंग के 2-3 में ही आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने कोई भी नई सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आई, तो आपका प्रीवियस से कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से वो डेट आई, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी नई सोर्स ऑफ इनकम ही 27 सितंबर 2025 से आई, तो आपका प्रीवियस से भी 27 सितंबर 2025 से ही चालू होगा, और जो खत्म होगा 31 मार्च, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने ना एक ऊपर बात की थी कुछ सेक्शंस की, दिखाता हूँ, एक मिनट में यार कहाँ बात की थी, हाँ, सेक्शन 4 में हमने कुछ बात की थी इन सेक्शंस की, जिसमें क्या होगा, क्योंकि हमने नॉर्मली एक प्रोविजन कहता है कि आपके प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स आपके असेसमेंट ईयर में लगेगा, ठीक है। बट ये कुछ सेक्शंस है जिसमें आपकी इनकम पे टैक्स आपके प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा, तो आओ उसको थोड़ा पढ़ते हैं हम। या
सेक्शन 172, 174, 174A, 175, 176। 172 क्या कहता है भाई, आपका शिपिंग बिजनेस, आप नॉन रेजिडेंट हो तो भाई आप सीधी सी बात है, हमें नहीं पता आप, क्योंकि पहली बात आप नॉन रेजिडेंट हो, क्या पता आप वापिस ही ना हो, तो भाई हम कुछ नहीं कहे, आपने जितना भी इनकम कमाया, आपने जितना भी पेट लिया, उसका आप 7.5% अपनी इनकम मान लो और उस पर हमें टैक्स देते, बिना टैक्स पे किए तो हम आपको जाने देंगे नहीं, गवर्नमेंट का ये कहना है। ठीक है, एक है पर्सन लिविंग इन इंडिया। अब अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जाए और उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं है वापस आए, तो वहां एओ एसेस कर सकता है उसकी इनकम को, और एसेस कर सकता है उसकी इनकम को, और वहां उसे टैक्स वसूल कर सकता है। याद रखना, एओ। ठीक है। सेकंड, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए आपने बनाया, आप बंदे इकट्ठे हुए, आपने कहा यार मेरे को ये मेले में, मेले गए होंगे आप काफी लोग, उस मेले में आप जाके देखोगे तो आप देखोगे यार मेले में जाके जो झूले वगैरह लगाया आपने, 4-5 बंदे हो गए, नहीं है इतने पैसे, चलो 4-5 बंदे मिलकर लगाते हैं, जो इनकम होगी वो आपस में बांट लेंगे। अब मेला खत्म, दशहरा खत्म, सब कुछ खत्म। अब आप लोग हो जाओ, एओ कहाँ से टैक्स लेता पड़ेगा, तो आपको पता है वहां खत्म हो गए, एओ को लगा कि भाई अब आप मिलोगे नहीं, तो एओ वहां पे लगा सकता है। इसमें भी एक चीज आई, एओ कैन। ठीक है, एओ कैन, एओ के पास पावर है यहाँ पे भी। ठीक है, पर्सन लाइकली, अब यहाँ क्या हुआ, पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ताकि टैक्स बचे ही नहीं। अब एओ को ये बात पता चल गई, तो एओ क्या कर सकता है कि उसकी, एक मिनट या पानी भी लो। हाँ जी, तो अब पर्सन ने ट्रांसफर की प्रॉपर्टी को टैक्स अवॉइड करने के लिए, या टैक्स ना बचे, जैसे अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, किसी को एक्सपेक्टेड को ट्रांसफर कर दी, तो वो क्या कर सकता है, एओ पे क्या कर सकता है कि अगर एओ को लगता है कि पर्सन ने अपनी जो सेल किया, ट्रांसफर किया, डिस्पोज किया, एसेट किया, तो टोटल इनकम उस पर्सन की एक्सेस करके उस पर टैक्स लगा सकता है प्रीवियस ईयर में ही, नेक्स्ट ईयर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एओ को। तो यहाँ पे भी क्या है, एओ कैन। ठीक है, अब डिस्काउंट, आपका बिजनेस ही बंद हो गया, तो भाई जब आपका बिजनेस ही बंद हो गया, हाँ, तो आपको एओ को बताना पड़ेगा, और एओ चाहे तो आप पे टैक्स लगा सकता है प्रीवियस ईयर में ही। ठीक है, तो अब एक चीज नोटिस करना, जो मैंने ट्राई तो क्या आपको हाईलाइट भी किया है, कि भाई 172 में तो गवर्नमेंट कहती है भाई सीधा सीधी बात है, जो आपका भाड़ा है उसका 7.5% इनकम मान के उस पर टैक्स हमें पे कर दो। बाकियों में 174, 174A, 175, 176 में कहता है ए अगर चाहे तो टैक्स ले सकता है। मतलब बाकियों में तो आप 7.5%, मतलब पहले में 772 में तो आप 7.5% उसकी इनकम मान के टैक्स ले लो, बाकियों में पर एओ अगर चाहे तो ही आपको भाड़ा देना पड़ेगा बॉस। ठीक है ना, वो भाड़ा देना पड़ेगा, सॉरी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एओ चाहे तो। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन से 172, 174, 174A, 175, 176, देखो यार 5 सेक्शन है, सीधी जाओ। 172 से स्टार्ट कर लो, 172, 173 को स्किप कर दो और 4 के दो पार्ट, 172, 74, 74A, 75, 76। नॉर्मली काउंटिंग क्या थी, 72, 73, 74, 75, 76। ठीक है, नॉर्मली काउंटिंग क्या होती है, 172, 173, 174, 175, 176। अब हमें क्या करना है, छोटी सी चीज करनी है कि हमें 73 हटाना है बस, 73 की जगह 74 करना है और नीचे वाले को फिर, अब एक जैसे हो नहीं सकते, जैसे कई बार आपने देखा भी होगा क्या, बिल नंबर गलत हो गया, तो आपने क्या किया, ए कर दिया,
172 क्या हो गया, शिपिंग पे 7.5%। ठीक है, 174 क्या हो गया, जा रहा है, जा रहा है, वापसी इंडिया छोड़ दे। ठीक है, 174 क्या हो गया, AOP BOI फॉर्म की। 175 में क्या हो गया, प्रॉपर्टी का खेल खेला। और 76 में बिजनेस ही बंद कर दिया, बिजनेस ही बंद कर दिया। ठीक है, ये याद रखना भाई, 5 है। इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, भले ही MCQ में पूछे, क्या पता ये भी पूछ सकता है कि भाई एक शिपिंग बिजनेस है, हमने उस पर वो किया, क्या नाम है, 7.5% चार्ज में, किस रेट पे उसकी इनकम मानी जाएगी। फेट इतनी है, 50 है, बताओ उसकी इनकम क्या मानी जाएगी। ठीक है, अब दे देखो, इसके लिए मैं बढ़िया सी चीज़ ला हूँ आपके लिए, केस स्टडीज। जो 30 नंबर के MCQ है उनके लिए भी बढ़िया चीज़ ला रहा हूँ। क्या वो बढ़िया चीज़ है, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। आ गया था, पहले अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं फटाफट से। ये 6 इनकम है, 1 2 3 6 5 6। सेक्शन 68 और 69 ही है, याद है लेना। बस 68 में कैश टैक्स क्रेडिट्स होते हैं, क्या आपके बुक्स में क्रेडिट आया, पर आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो आप सेटिस्फाइड एक्सप्लेनेशन दे सको वो नहीं है आपके पास, तो आपके कैश क्रेडिट माने जाएंगे। अनएक्सप्लेन इनकम है, पहले मैं बताऊँ नेचर क्या होता है, रूल बाद में उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, और आपके पास इनकम है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, बट आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है भाई, क्यों नहीं है। अनएक्सप्लेन मनी, आप ओनर हो किसी पैसे का, किसी ज्वेलरी का, किसी बुलियन का, बट आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने अमाउंट स्पेंड किया ज़्यादा, बुक्स में दिखाया कम, मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, बुक्स में दिखाए 10 रुपये, तो गलत चीज़ है ना। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर को दिया, बट आपके पास कोई वो नहीं, आपने कर दिया, मैंने सैलरी दे दी 10 लाख की, एम्प्लॉय आपके पास है एक भी नहीं, तो गलत है ना। आप एक्सप्लेन कर दो एक्सपेंडिचर को, हम आपकी नहीं मानेंगे। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर में 69 से आप पे नहीं लगाएंगे। 69D होता है हिंदी, मतलब आपने किसी अमाउंट बोरो किया या उसे पे कर दिया, और हिंदी मतलब दे देना अकाउंट पे चेक, तो वो माने, वो आपकी हिंदी मानी जाएगी। अब होता क्या है भाई, रूल क्या कहता है कि आपकी 68 पे लो कैश क्रेडिट पे, आपका इंटायर अमाउंट इनकम मान ली जाएगी आपकी। ठीक है, ये हो गया 68 का। ठीक है, 69, 69A, 69B, 69C और 69D। ठीक है, इंटायर अमाउंट आपकी इनकम मान ली जाएगी फॉर लॉन्च पर्सन whose name credit is recorded must also explain। अगर आपने लोन है तो जिसका नाम आपने वो किया है कि मैंने इससे लोन लिया, उसे भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स में आपको डीम्ड इनकम मानी जाएगी, उसी आपकी जो वैल्यू है बुलियन वगैरह में 69 में बात किया, वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी। अगर 69 में आपने अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, मतलब जैसे 100 रुपये करके आपने 10 रुपये रिकॉर्ड किया, ठीक है, तो आपका जो एक्सेस अमाउंट है मतलब 90 रुपये, वो आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। एक्सपेंडिचर विन नेक्स्ट में आपका एक्सपेंस, तो भाई आपको वो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, आपको वो अलाउ भी नहीं करा जाएगा PGPP में। सेकेंड चीज, आपने कुछ भी अमाउंट पे किया तो जो सच अमाउंट है वो आपका इनकम मानी जाएगी, यहाँ डबल टैक्सेशन नहीं लगाएगी। तो ये चीज, अब आ जाओ भाई, टैक्स कैसे लगेगा, 60%, 115BBE में 60% टैक्स है, 25% सरचार्ज है, तो इफेक्टिव रेट हो गया 78%। कैसे 60% ये हो गया टैक्स, सरचार्ज हो गया आपका 25%। यस, कितना होगा भाई, 60 इंटू में 25%, क्या 75 इंटू में 4%, कितना होगा, तो इफेक्टिव है। अगर देख ले बेटा 68 69 में अगर आप आ गए तो आपको 78% तक का टैक्स देना पड़ जाएगा।
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से रखना। अब आ जाते हैं रेट ऑफ टैक्स पे। भाई मुझे याद है एग्रीकल्चरल इनकम वाला कंसेप्ट अभी छूटा हुआ, उससे बढ़िया तरीके से बताऊंगा यार, सब तो तुमने होगा नहीं, तो आप दिखा देता हूँ कैसे बताऊँ। पार्शियल इंटीग्रेशन का मैं इसमें से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा 2 मिनट दे दो यार। ठीक है, व्यवसाय का भाई सब पढ़ाऊंगा, जल्दी आओ। 115 BSc की बात करेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट है, अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करते तो यहाँ बेसिक कंजम्पशन लिमिट आपकी 4 लाख रहेगी, टोटल इनकम 4 लाख, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से ऊपर, नील 5, 10 सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का। देखो भाई, पहले लो अपनी इनकम 4 लाख, में 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, या फिर मोर देन 24, ठीक है। ये कर लो फटाफट से, याद करने का बता रहा हूँ। 0%, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। ये तो हमने ऊपर लिखा है, ये ऊपर है, ये हमने यहाँ लिख दिया। इनकम साइड 4 लाख ऐड करो, इस साइड 5% ऐड, ठीक है, बढ़ते रहे। कुछ डिडक्शन अलाउ नहीं है 115 BSc में, चाहे LTC स्टैंडर्ड ये अलाउ नहीं होते, ठीक है। कुछ कैसे भाई ATC जा मत आ, ये अलाउ। AMT अप्लाई नहीं होता 115 का, जो हमने पहले ही बहुत बात की थी ऊपर, क्या क्या आप AM 115 BSc या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं करते तो आपको AMT पे करना पड़ेगा। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी और हेड से, BSc में होते हो तो। अब जब मैं तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं जाऊँ, तो बेटा मत जाना, तो आ जाए इस साइड, टैक्स लगा इन पे, पता ही इनकम या बेसिक इनकम लिमिटेड हो जाएगी। आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ है, 2.5 लाख सही है, बेसिक इनकम लिमिटेड हो जाएगी आपकी 2.5 लाख। फिर वो पुराने वाले टैक्स रिजीम लो, जो पुराना था ओल्ड टैक्स रिजीम जो था, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, 10 से ऊपर 30%। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख भी हुई ना, तो अभी आपको टैक्स कैसे, पहले 2.5 लाख पे जियो, फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 2 लाख पे आपको देना पड़ेगा सीधा 20%। ये पुराने वाले में, बट ऑल इंडिविजुअल्स है, चाहे एसिडेंट हो चाहे नॉन एसिडेंट हो, सब पे एप्लीकेबल है ये, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल्स मिलो, मतलब रेसिडेंट पे तो है ही है बिलो 60, ठीक है। ठीक है, अब आप सीनियर सिटीजन हो, मतलब 60 से आप 69 तक की एज पे हो, रेसिडेंट हो, तो आपके लिए जो बेसिक एजम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से होगी, 3 लाख, बाकी सब सेम, 2.5 से 3, और 3 तक नील, 3 से 5, 5, 20, 30। वहीं आप सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हो, मतलब आपकी एज 80 साल या उससे है, प्लस आप रेसिडेंट हो, तो आपके लिए बेसिक कंजम्पशन लिमिट 5%, 5 लाख हो जाएगी, फिर 5 से 10 आपको 20% देना, 10 लाख। एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर बता देता हूँ, सर्कुलर नंबर था 28/2016। ये सर्कुलर नंबर आया था, कब आया था, उससे कब आया था ये तो बता दो भैया, कब आया था ये तो बता। तो ये आया था 27 जुलाई 2016 को। इसमें सीबीडीटी ने ये कहा था कि अगर किसी भी ऐसे इंडिविजुअल का 60th या 80th बर्थडे 1 अप्रैल को पड़ता है, तो उसको यही माना जाएगा कि उसने अपनी एज कंप्लीट कर ली थी 31 मार्च को ही, ठीक है। तो उसी हिसाब से उस पर बेसिक हो जाएगी, मतलब एग्जाम्पल से बर्थडे आया 1 अप्रैल, तो आप सीनियर सिटीजन माने।
अब कुछ स्पेशल एडिट्स हैं जो दोनों ही जिम्स में आते हैं, चाहे डिफॉल्ट जिम हो चाहे ट्रिपल वन है। अभी तो भाई बहुत बचा है, सर चार्ज भी बचा है, अभी तो बचा है क्या है पेज। मजा आएगा, मजा आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में बता देना यार। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक क्या है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी दे देना यार। एक कॉन्फिडेंस आता है, मजा सा आता है। ठीक है, और लास्ट में एक बढ़िया सी अनाउंसमेंट भी है, वो भी सुनते हुए जाना, बीच में मत जाना। आ जाओ फटाफट से, स्पेशल इनकम कहते हैं ट्रिपल वन है। क्या कहता है, एस टी सी जी लगेगा इक्विटी शेयर्स पे, किस रेट से 20% पे, 20% आ गया इन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस टेस्ट यूनिट जिन पे एसटीटी पेड किया हुआ है उन पे। ठीक है बॉस, ठीक है सर। और बताइए सर, हाँ भैया 2 मिनट और चल रहा है, तो सारी चीज़ें बताऊँगा। अब आपने एल टी सी जी, वो आपने लैंड बिल्डिंग कुछ भी थी, उस पे आ गया एल टी सी जी। सोच बेटा सोच बेटा सोच, सोच बेटा सोच। ठीक यार, मैं तो भूल रहा था, मिला नहीं है। जैसे चीज़ भूल रहा था मैं। चलो छोड़ो, नहीं मिला छोड़ो। देख भाई, अगर आप प्रेसिडेंट और आपने कोई भी मकान बेचा, ठीक है फाइनेंशियल में, बट आपने वो एक्वायर कोई भी कैपिटल लैंड या बिल्डिंग बेची, पर आपने वो एक्वायर किया था 23 जुलाई 2024 से पहले, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप विद इंडेक्सेशन 20% दे दो जो पहले था, या फिर आप विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% दे दो, जिसमें आपका फायदा है आप वो दे दो। बाकी कैपिटल एसेट्स पे तो आपको 12.5% ही देना है विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, अब 112 ए क्या है, 112 ए क्या कहता है, दोबारा बताऊँ, ट्रिपल वन ए एस टी सी जी के लिए, 112 LTCG के लिए है लैंड एंड बिल्डिंग में, अगर आपने एक्वायर की थी 23 जुलाई 2024 से पहले पहले, अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद एक्वायर किए तो आपके पास आप पे टैक्स लगेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। बट अगर उससे पहले परचेज की थी, एक्वायर की थी, तो उस पर लगेगा आपको 220। तो आपके पास ऑप्शन दो मिल जाएंगे, 20% विद इंडेक्सेशन पे कर दो या 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन पे कर दो। अरे कैपिटल एसेट्स पे 112 आ गया, 112 एक क्या कहता है, एलटीसी आ गया आपका, इक्विटी शेयर्स है, म्यूचुअल फंड पे है या बिजनेस ट्रस्ट है जिनका आपने एसटीटी पे किया है, तो उन पे हम तो आपसे लेंगे 12.5%। पर जब भी लेंगे अगर आपका एल टी सी 1.25 लाख से ज़्यादा होगा, मतलब अगर आपका एल टी सी 50,000 भी हुआ ना, तो हम वो उसे एग्जाम्प्ट कर देंगे। ठीक है, उस पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको 1.25 लाख तक की एक लिमिट दें, मतलब एक तरह से छूट दें। 115 भी लॉटरी वगैरह इस पर कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूँ 1 रुपया गुना, उस पर हम आपसे ले लेंगे 30% टैक्स। ऑनलाइन गेम्स की विनिंग पे भी आपसे 30% टैक्स ले लेंगे। अनएक्सप्लेन इनकम पे तो हमने वो बताया था 60 प्लस 25% से शायद प्लस 4% से, इन पे अलग से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे क्या क्या टॉपिक हो गए, फटाफट से आते हैं एक बार देखते हैं यार। कंपोनेंट्स हो गए, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स हो गए, स्टेप्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ हमने पढ़ी ली, प्रीवियस है, अनडिस्क्लोज इनकम हो गया, ये अभी हम करने लगे। रेट ऑफ टैक्स, इसमें एक एग्रीकल्चर इनकम पेंडिंग है, वो कराऊंगा ये पास, साथ ही हम करेंगे। ठीक है, एडिशन रेट ऑफ टैक्स कुछ हो गए, सरचार्ज बचा है, फिर आओ फटाफट से आओ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये। तो भाई पहले मैं बात कर लेता हूँ पुराने वाले की। ठीक है, एक मिनट में मैं इसको बोल लूँ। नहीं यहाँ से नहीं मिलेगा। आया नहीं, आया नहीं।
प्रिंट आउट हो नहीं है यार, चलो कोई नहीं, ऐसे मैसेज नहीं होगा तो क्या कह सकते हैं हम, है ना। चलो देखो भाई, ऑप्शनल पहले क्या था कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है तो आपको भाई 10% चार्ज देना ही देना है। मैं पहले नॉर्मल की बात करूँगा, फिर हम उसे ऊपर बढ़ाएंगे, मतलब और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो आपको 10% चार्ज देना है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो आपको 15 देना है। 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक है तो आपको 25% देना है। 5 करोड़ से ज़्यादा 37%। ठीक है, ये हो गया, मतलब यहाँ 4 हो गए। मैं लिख लेता हूँ, फटाफट से लिखते हैं। आ जाओ। अगर इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है, या एक काम करें, एक टेबल बनाए। टेबल बनेगी तो नहीं, बन तो रहेगी बढ़िया सी टेबल, क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना। और एक टेबल बनाते हैं फटाफट से। हम्म, ठीक है, इनकम एट ओल्ड न्यू ईयर तुम कह सकते हो डिफॉल्ट में। ठीक है, और ये हो गया शेयर्स। इनकम हो गई, मतलब एल टी सी जी हो गए, स्पेशल इनकम्स हो गई, या आपका डिविडेंड इनकम हो गई। उस केस में क्या लगेगा? ठीक है, इनकम 50 लाख टू 1 करोड़, 1 करोड़ टू 2 करोड़, 2 शेयर टू 5 शेयर। यही था, यही थे ना, 1 2 3 4। ठीक है, पहले में क्या था? 10 15 10 15 25 37 37। ठीक है, ये था। न्यू में क्या आया? 10 15 25 25 मैं भाई, यही तो देख, 10 15 25 25। ठीक है, और इसमें कहा, इसमें क्या था? 10 15 15 15, मतलब देखो, लिख लो, फिर बताता हूँ। देखो भाई, अब आएगा मजा। देखो जी, ये तो तीनों में सेम है, ये भी तीनों में सेम है। अब क्या होता है भाई, अब बीच में क्या हुआ कि आपकी इनकम जाएगी ज़्यादा शेयर्स वगैरह पे, तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई, अगर बंदों ने कहा कि हम तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें ना, आप अगर हमारे से ज़्यादा इनकम लोगे, ज़्यादा टैक्स लोगे, तो हम इनकम इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट कैश हुआ। तब वाला आ गया कि अगर आपके स्पेशल इनकम से, मतलब आपके एस टी सी जी, एल टी सी जी, शेयर्स वाले, मतलब अगर आपकी स्पेशल इनकम से कैपिटल गेन है, डिविडेंड है, मतलब एक तरह से अगर आपकी कैपिटल गेन भी है, डिविडेंड भी है, अगर उनसे आपकी इनकम है, तो आपको मैक्सिमम सजा देना है 15%। ठीक है, बट अगर आपका रेट, मतलब आपकी इनकम 2 करोड़ से कम है, तो आपको एप्लीकेबल टैक्स रेट, एप्लीकेबल सरचार्ज देना ही देना पड़ेगा। सरचार्ज हमेशा टैक्स अमाउंट पे लगता है, टैक्स अमाउंट पे लगेगा हमेशा सरचार्ज, याद रखना। ठीक है, जो भी आपका टैक्स आया उस पर आपका टैक्स लगेगा, सरचार्ज ऑन टैक्स अमाउंट। ठीक है, अब
आपको ऑल टैक्स फ्री में, तो भाई आप तो सीधा 10 15 25 30 दे दो, ठीक है। 10 15 25 30 दे दो। न्यू में हो तो आप 10 15 25 दे दो भाई, हम 25 से ज़्यादा आपसे नहीं लेंगे, क्यों? न्यू टैक्स ला इसलिए गया था ना भाई, न्यू टैक्स में आप देखो स्लैब में भी आपको फायदा दे दिया, जहाँ आपका 24 लाख 12 लाख तक आपका टैक्स नील ही है एक तरह से। ओल्ड में जाओगे या अल्टरनेट रिजीम में जाओगे तो वहां तो आपको टैक्स पे करना ही करना है। न्यू में आपको बेनिफिट दिया गया कि आपसे हम मैक्सिमम सरचार्ज लेंगे 25%, 37% पे हम नहीं जाएंगे, पर अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन या डिविडेंड चाहिए तो हम मैक्सिमम सरचार्ज आपसे 15% ही लेंगे। इससे ज़्यादा डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, एक अलग से एक वीडियो बना देंगे सरचार्ज की जिसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया कवर, ये हो गया कवर। आ जाओ आगे। अदर एंटिटीज सरचार्ज की देख लो भाई एक बार। फर्म पे कितना टैक्स रेट है? 30% फ्लैट है, चाहे इनकम आपकी 10 रुपये क्यों ना हो, उस पर सरचार्ज जब लगेगा अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा, वो भी 12%। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे 10 20 30 स्लैब वाइज है, नॉर्मल वैसे देख लो। 7% अगर आपकी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, और 12% अगर आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा है तो, ठीक है बॉस। कोऑपरेटिव की स्लैब रेट बताऊँ? कोऑपरेटिव की स्लैब रेट है अगर आपकी 10,000 तक की इनकम है तो 10%, 10 से 20 है तो 20%, और 20,000 से ज़्यादा है तो 30%, मतलब मोर देन 20,000, 20,000, 10,000, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी BAD लेती है तो 22% फ्लैट दे दो और 10% फ्लैट सरचार्ज, कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं। इनमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, याद रखना मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा ही आएगा हर किसी में। अगर आपकी इनकम कुछ ही पैसों से ज़्यादा बढ़ती, कुछ ही यूपी से ज़्यादा बढ़ती है, बट आपका टैक्स लार्ज अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आपका सरचार्ज में आपको मार्जिनल रिलीफ की मिल जाएगी। प्रॉपर डिटेल कंसेप्ट हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उनके साथ ही हो पाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेक्शन बी लेती है तो आप 15% फ्लैट टैक्स रेट दे दो, उस पर सरचार्ज दे दो 10% फ्लैट। डोमेस्टिक कंपनी, अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो, डोमेस्टिक कंपनी अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो आप हमें 25% दे दो, सरचार्ज दे दो 7%। कंपल्सन नहीं है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से नीचे है तो आप हमें सरचार्ज दो ही मत, क्योंकि तो नॉर्मल प्रोविजंस में है, ठीक है। और 12% तब देना जब आपकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा। डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई हो है, मतलब जिसकी टर्नओवर ऑब्वियसली बात है 400 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको 30% देना है, सरचार्ज आप पे सेम रहेगा 7 और खाया। डोमेस्टिक कंपनी 115 बार ले लेती है तो भाई आप 22% फ्लैट दो टैक्स रेट, चाहे टर्नओवर जितनी भी हो, पर टैक्स % सरचार्ज दे देना। BA भी ले लेते हो आप, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला अगर आप ये ले लेते हो तो आप भाई हमें 15% फ्लैट दो, 10% सरचार्ज दो। फॉरेन कंपनी अगर भाई आपकी इनकम रॉयल्टी FTS या ओल्ड एग्रीमेंट है तो 50% दो, अदरवाइज आप 35% दो, सरचार्ज आपसे लेंगे हम 2% ही। जहाँ हम डोमेस्टिक से 7% सरचार्ज ले थे, वहाँ आपसे 2% सरचार्ज लेंगे, वहाँ 5% लेंगे, ठीक है। फाइनल टैक्स जो मैंने पहले भी बताया था, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस 4%, ठीक है। अप्लाइज टू ऑल एसेसी ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, मतलब आप अगर आप इनकम टैक्स आया 10 रुपये या 100 रुपये इनकम टैक्स आया, सरचार्ज आपने उस पर कर दिया तो आपका जो एग्रीकल्चर है वो 110 पे लगेगा 4%, ठीक है। रिबेट, रिबेट की बात करते हैं, आ जाओ फटाफट। 87 है, BAC में आपकी इनकम अगर 12 लाख है उससे कम है तो आप रिबेट ले लो, टैक्स पेबल या फिर 60,000। यहाँ एक अच्छी चीज हो जाती है भाई, फटाफट से आ जाओ। एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ, इसमें एक कंसेप्ट छोटा सा बढ़िया सा है रिबेट में, आओ बताता हूँ। देखो यार रिबेट क्या कहते हैं, रिबेट का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपका टैक्स 60,000 से कम बनता है तो आप टैक्स जितनी रिबेट ले लो, टैक्स के
बराबर की वेट ले लो, नहीं तो हम आपको 60,000 तो देंगे ही, अगर आपका अरे भैया एक बात बताओ ना, अगर 12 लाख तक की इनकम है ही तो टैक्स 8 साल तो कैसे बनेगा मुन्ना? पर एक बात बताना, तो टोटल इनकम 12 लाख की है, टोटल इनकम 12 लाख तक है, तो मुन्ना एक बात बताना, जो भी कोई है इसमें सारी नॉर्मल इनकम हो, स्पेशल इनकम भी तो हो सकती है। पर नॉर्मल बात की तो इसमें एसटीसी आ गया भाई 5 लाख का, 7 लाख तक नॉर्मल इनकम होगी। समझे? मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, बढ़िया था, एसटीसीजी हो गया, एसटीसीजी क्यों, एसटीसी ले लेते हैं 5 लाख नॉर्मल, नॉर्मल इनकम हो गई मेरी 7 लाख। ठीक है, कितनी हो गई टोटल इनकम? डिडक्शन कुछ नहीं है, टोटल इनकम हो गई 12 लाख। टैक्स निकाल, तो भैया एसटीसीजी पे टैक्स आ गया 1 लाख का 20%, 5 लाख इंटू में 20%। ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है, तो 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख रुपए टैक्स। ठीक है, अब नॉर्मल इनकम में निकालो 7 लाख का भाई, पहले 4 लाख पे नील, अगले पे 5%, तो 3 लाख, अंदाजा हुआ, तो टोटल होगा 1.15 लाख। ये वेट कितनी मिलेगी? 60,000 की तो मिलेगी मैं भाई वेट, ठीक है ना, तो 1 लाख 15,000 माइनस 60,000, 55,000 टैक्स तो आपको फिर भी पे करना पड़ेगा। 87 में ये वेट आपको 60,000 की, वो कंसेप्ट है ये। ठीक है, ये वेट का थोड़ा ध्यान रखना। तो बीएससी में अगर आपकी इनकम ये हो जाती है 12 लाख तक, आपको यहाँ मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, बीएससी में मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, मतलब 1-2 हज़ार से ज़्यादा, तो वो है आपको मिल जाएगा, मतलब आपका टैक्स हो गया टोटल इनकम लाख और ये वेट टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शनल रिलीफ होगी तो भाई आपकी 5 लाख तक की होनी चाहिए, 5 लाख से ज़्यादा पे होगा, यहाँ मार्जिनल रिलीफ नहीं है, ऑप्शनल में मार्जिनल रिलीफ नहीं है। ठीक है, लोअर क्या होगा 12,500 का टैक्स, ये हमने यहाँ बात की थी कि भाई कंक्लूडेड बिफोर जो 112 का उस पर नहीं मिलेगी आपकी, और ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पर, एचयूएफ फर्म्स कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। और ये भाई पार्शियल इंटीग्रेशन पे, ठीक है, हाँ ठीक है, अब एग्रीकल्चर लिंक का पहले था फटाफट से जो हम आपको बताना चाहते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया एग्रीकल्चर इनकम, थोड़ा सा तो हमने बीच में ही मजा आया है, ये क्या किया है समझाने में, समझ गए होंगे तो बढ़िया है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, बहुत बड़ा कर लें थोड़ा। तो आओ फटाफट से बात करते हैं भाई एग्रीकल्चर इनकम की। तो एग्रीकल्चर इनकम कवर्स आपको बहुत कल्टीवेटर और लैंड कुछ इश्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली बात, एग्रीकल्चर इनकम जब भी टैक्स हो गया आपके, अगर एग्रीकल्चर लैंड आपके इंडिया में है, तो अगर एग्रीकल्चर लैंड आपकी बाहर है तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो जाएगी। इस पे प्रॉपर कंसेप्ट है अंडर सेक्शन DT डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, CA फाइनल में है, तो ठीक है थोड़ा याद रखना आपके लिए। अभी अभी आज की वीडियो में एलिमेंट नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। फटाफट से, rent revenue from land situated in India and used for agriculture and must be in India, लिखा हुआ है ना प्रॉपर, इन इंडिया लिखा हुआ है ना, लैंड मस्ट बी इन इंडिया, ठीक है, लैंड मस्ट बी इन इंडिया और यूज फॉर एग्रीकल्चर, मतलब फॉरेन एग्रीकल्चर लैंड इज टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम सच लैंड आपकी वो होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब बेसिक एसेप्शन ऑपरेशन होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, एंड प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट होनी चाहिए, और थ्रेसिंग वगैरह ये होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग और ये होनी चाहिए।
अब भाई देख नॉर्मली बात बता देता हूँ, आपका अगर रेंटल इनकम आती है एग्रीकल्चर लैंड से तो वो आपकी रेंटल इनकम आई, तो आपके हम एग्जाम मान लेंगे। आपने एग्रीकल्चर प्रोसीजर प्रोड्यूस किया, उसकी सेल की, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। आपका हाउस लोकेटेड है यूएल एरिया में, पर वो आप ड्वेलिंग हाउस में यूज़ करें या स्टोर हाउस में यूज़ करो, तो भी हम उसे एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे। नर्सरी से जो भी इनकम हुई वो हम एग्रीकल्चर इनकम मान, ठीक है। देखो पहले ही बताया, बेसिक ऑपरेशन क्या देगी, नर्सरी हुई वो एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशरी, लाइफ स्टॉक, ये आपके एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, ठीक है, याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ बॉस। एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट इंक्लूड डायरी फार्मिंग पॉलिसी। तो एमसीक्यू था, और एक मैंने भी एमसीक्यू इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाला था, काफी लोगों ने गलत किया, तो याद रख लेना इस, ठीक है। अब आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। अब एक बात बताओ, हमने एक बात बोली थी भाई, भैया हमने एक बात बोली थी यहाँ पे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होगा उसकी जो भी सेल होगी वो हम मान लेंगे, बट उसमें भी हमने दो बात कही थी भाई, ठीक है, कि आप सेल कैसे करते हो उसे। अगर आपने उसे क्या किया रॉ फॉर्म में, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर आपने रॉ फॉर्म में सेल किया तो वो टोटल एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे हम, ठीक है। और अगर आपने उसे उस पर प्रोसेस लगा दिए, फिर उसके बाद आपने सेल किया, तो भाई यहाँ पे आपकी दो चीजें हैं, आपकी यहाँ डिवाइड होगी कि कुछ आपकी एग्रीकल्चर इनकम में मानी जाएगी, कुछ आपकी पीजीबीपी में मानी जाएगी, मतलब बिजनेस इनकम में मानी जाएगी। ये एग्रीकल्चर इनकम के कैसे कहेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी आपको मिला एक्स वाई जेड, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू। तो भाई एग्रीकल्चर इनकम में आप क्या करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू लोगे जो भी आया, ठीक है, उसमें से आप कॉस्ट अपने जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी कॉस्ट को माइनस कर देना, कॉस्ट को माइनस कर देना, जो भी आया वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। पीजीबीपी में क्या होगा, सेल किया आपने, उसकी जो भी आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना, वो माइनस करना, या जो भी आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट की उस वो माइनस कर लेना, जो आएगी वो आपकी पीजीबी में मानी जाएगी। पहली बात मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम में क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या होता है। अगर आप सेल करते हो तो अगर आपने रॉ फॉर्म में ही सेल किया तो वो आपकी टोटल एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। बट अगर आपने उसे प्रोसेस करके सेल किया तो भाई उसमें दो डिवाइड होंगे, एग्रीकल्चर और पीजीबीपी में। एग्रीकल्चर में जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस की उसमें से कॉस्ट जो भी आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की लगाई उसको माइनस कर, मतलब 100 रुपये अगर आपने लगाया उसमें से 10 रुपये आपने माइनस कर दी, 10 रुपये या 90 रुपये भी मैं आपका, तो आपके 10 रुपये, तो ये आपका एग्रीकल्चर इनकम आने आएगी। अब यही पीजीबीपी में आपने 100 रुपये का बेचा, 90 आपकी वो थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज की, और फिर 100 रुपये का बेचा, 90 आपकी वो थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, 5 रुपये आपने वो लगा दिए, तो आपके 5 रुपये पीजीबीपी इनकम मान ली जाएगी, इसमें ये आएगा, ठीक है। तो अब मेन चीज आती है स्पेशल रूल्स, कुछ में हम आपको बता देंगे कि भाई आप कहाँ पे क्या कर सकते हो, तो आप फटाफट से देखते हैं, कहते हैं वो स्पेशल रूल्स कहाँ है, वो ये एग्रीकल्चरल फेजेस बिजनेस इनकम 7A 7BA 7BB और 8, ठीक है। देखो भाई, छोटा सा तरीका बताया हो, बीसी बात है, ज्यादा वाला हमेशा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, कम वाला बिजनेस इनकम। मतलब अगर आप बड़े प्रोडक्ट सेल करते हो इंडिया में, करते हो बड़े प्रोडक्ट्स आपने बनाए, उसे आपने सेल किया, तो वहाँ तो आपका आ जाएगा 65, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बड़ा है तो 65% आपकी मानी जाएगी
एग्रीकल्चर इनकम, और बाकी 35% आपकी मानी जाएगी बिजनेस इनकम। ठीक है। अगर आप टी मैन्युफैक्चर वो करते हो, ग्रो करते हो, तो उसमें भी 60% आपकी वो होगी, 40% आपकी बिजनेस इनकम होगी। अगर आप कॉफी, मतलब ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, और सिर्फ कॉफी को ग्रो करके क्योर करते हो, तो 75% आपकी एग्रीकल्चर, 25% आपकी बिजनेस इनकम। बट आप उसके बाद उसे रोस्टेड भी करते हो, ग्राउंडेड भी करते हो, तो वहाँ आपके लिए 60-40 हो गया। मतलब सीधी सी बात है, देखो ध्यान से कंसेप्ट में ही, रबड़ का सेल की अगर मैन्युफैक्चरर्स जाते हैं, अगर आपने रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग की एंड ग्रो किया, तो आपका लगेगा 65-35। टी का मैन्युफैक्चरिंग किया तो 60-40। कॉफ़ी का किया, अगर कॉफ़ी का सेम करो, पर कॉफ़ी को ग्रो एंड क्योर करो, तो यहाँ आपको 65 और 75 और 25 लगेगा। बट अगर सेम चीज़, मतलब ये तो कोई इसके साथ साथ रोस्टेड भी गए हो आप उसे, और ग्राउंडेड भी गए हो, तो आपके में आ जाएगा 60-40। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, बाकी चीज़ें हो जाएगी। अब मेन कंसेप्ट और द लास्ट कंसेप्ट ऑफ टुडे, पार्शियल इंटीग्रेशन। आ जाओ फटाफट से। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये होता क्या है भाई, अब बात करते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन मीन्स, इधर देख लो, वेयर है, होपफुली क्लियर होगा। वेयर जैसे डिराइव्स इनकम बोथ फ्रॉम एग्रीकल्चर सोर्सेज एंड नॉन एग्रीकल्चर सोर्सेज। एग्रीकल्चर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट आप पार्ट इंक्लूड करेंगे टैक्स कंप्यूट करने के लिए। ठीक है भाई, कंसेप्ट क्या है, एग्रीकल्चर इनकम भी है, मतलब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ बढ़िया सा, मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स है जिनके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एक तरह से सैलरी इनकम भी है। भाई देखो, कुछ इसमें कंसेप्ट वैसे भी हो सकते हैं, एक वो है बताया गया था, फिर हम टैग अच्छे से करने के लिए। ठीक है, कंसेप्ट ये है, एग्रीगेट इनकम आप बनाओगे टोटल, मतलब एग्रीकल्चर इनकम थी फॉर एग्जांपल 10 लाख, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी टोटल मान लो 5 लाख, तो एग्रीगेट टोटल क्या हुई, 15 लाख। अब इस पे लगा राइट ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, कैसे, सेक्शन 2(1) हमें डिफाइन किया एग्रीकल्चर इनकम को। कंडीशन क्या है पार्शियल इंटीग्रेशन की, भाई पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगेगा ये भी बताना है, कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जब भी पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा, आपकी बेस नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक कंजम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिक कंजम्पशन लिमिट अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग है। ये मतलब अगर पुराने में ऑप्ट आउट किया हुआ है, मतलब ऑप्ट आउट किया हुआ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, तो 2.5 लाख वाली हो गई, नहीं है तो 4 लाख वाली होगी, तो उस हिसाब से वो अलग अलग है। ठीक है, एप्लीकेबल ऐसे कौन होंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई, आर्टिफिशियल इंडिविजुअल, कंपनी और फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, आर्टिफिशियल बीओआई, आर्टिफिशियल, ये आपको सीट चाहिए, मिल जाएगी भाई, उसके लिए कमेंट मत करना, प्रॉपरली आपके टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इस पे ठीक है, विजुअल देख लो, टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम ओनली फॉर टैक्स अप्लाइड, इस पे कैसे करना है आओ बताता हूँ। देखो एग्जांपल देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी है, एक मिनट, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी है, 1 लाख, बिजनेस प्रोफेशन से कितनी है, 1 लाख, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 2 लाख, टोटल इनकम कितनी है, 8 लाख, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 10 लाख, तो सॉरी एग्रीगेट इनकम कितनी है, 10 लाख।
चेक करो कंडीशंस को, 5 लाख से ज़्यादा है, हाँ जी सर है। बेसिक कंजम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, हाँ जी है। एसएससी इंडिविजुअल है, हाँ जी है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। कंप्यूट करो एग्रीगेट इनकम, जो हमने कर ली 10 लाख है जी। एग्रीगेट इनकम पे टैक्स लगाओ। ऐसे मजा नहीं आएगा यार इस पे। चलो आप समझाता हूँ। और मेरे को रोज नहीं लगा। आ जाओ समझा देता हूँ फटाफट से। देखो भाई, मेरी इनकम आई 10 लाख। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 5 लाख। एग्रीगेट इनकम कितनी? 20 लाख। पहले 20 लाख पे टैक्स लगाओ। कितना आया बॉस? यही तो कहा ना इसने। हम्म 20 लाख पे कितना आया यार? लाइबिलिटी कहाँ है अपनी? 4 से 8, 8 से एक काम करो, एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 12 लाख कर दो तो 70 लाख होगी। नहीं यार ठीक है, एक काम कर, दोबारा चेंज कर दो। ये 12 लाख होगा, 24 लाख होगी, ठीक है। टोटल इनकम, अब टैक्स लगाओ पूरे पे। 3 लाख हो गया इस पे, तो टैक्स होना है 8, ठीक है। अब एक काम करो, 12 लाख प्लस बेसिक कंजम्पशन लिमिट कितनी थी? 4 लाख। तो टैक्स लगाओ 60,000 और एक 20, एक 20 आ गया। देखो इसमें क्या कहते हैं हम, पहले मैं दोबारा से समझाता हूँ पूरा टॉपिक। पहले तो हम टोटल इनकम पे टैक्स ऑन टोटल इनकम पे निकालेंगे, फिर टैक्स निकालेंगे हम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस बेसिक कंजम्पशन लिमिट पे, ठीक है। फिर जो भी आया, फॉर एग्जांपल ये ए आया, ये बी आया, तो ए माइनस बी जो होगा उस पर हम टैक्स पेबल कहेंगे। ऊपर एग्जांपल में हमारे 3 लाख इस पे था, ठीक है, और इस पे तो हमारा 1,20,000, 1.2 लाख। तो हमें टैक्स कितना पे करना? 1.8 लाख, ठीक है। ये था हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन। इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं समझाया हुआ तो वो इग्नोर करना थोड़ा सा। ये आपकी बुक में दिया हुआ है अच्छे से। लास्ट में अभी कहाँ जा रहा हूँ, लास्ट में देखो, टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट इनकम, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से समझा। एग्जाम्पल में क्या था हमारा? इधर 24 लाख, ठीक है। और यहाँ था हमारा 16 लाख, ठीक है। जो आपस में आया वो कर दो, उस पर सरचार्ज वगैरह लगा दो, आपका पार्शियल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के ये
हुआ रिवीजन वीडियो कंप्लीट। एक फटाफट सी सैलरीज देख लो। इनकम टैक्स कैसे कवर करता है, क्विक रेफरेंस कर रहा हूँ एग्जाम एडी कंसेप्ट के लिए। सैलरी, पेंशन, लीव, इंगेजमेंट अलाउंस, पेक्यूजिट, हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पीजीबी में बिजनेस प्रॉपर्टी है, ये कैपिटल गेन में ये कुछ सेक्शंस है, रिवाइज कर लेना भाई। मैं पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जाकर ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 4 ये कर ली। रिटर्न ऑफ इनकम एक कंसेप्ट है जो, सॉरी भूल गया था यार, मेरे को लगा कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट टॉपिक है, फटाफट से आओ देखते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, आप एक डिक्लेरेशन दे अपनी इनकम का जो आपने सेल्फ असेस की हुई है डिपार्टमेंट को। प्रेस्क्राइब फॉर्मेट हो जाता है, जैसे ITF 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उसमें आप अपनी सीबीडीटी को दे जो नोटिफाई कर चुका है सीबीडीटी, उसमें आप उसे बताए हो। आपकी सारी इनकम इसमें आ जाएगी, जीटीआई डिडक्शंस वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। आपका टैक्स पेबल है, उसमें आपको करना है। कंपनीज के लिए मैंडेटरी होती है, याद रखना भाई। कंपनी चाहे 30 मार्च को ही क्यों ना रजिस्टर्ड हुआ है, 31 मार्च को ही पैन आ गया उसका अगर, तो भी उसको भरनी पड़ेगी ही भरनी पड़ेगी। फर्म्स के लिए भी मैंडेटरी होती है, सेम कंसेप्ट कंपनी का, चाहे कभी भी आ, चाहे एक दिन की इनकम क्यों ना हो, चाहे हो ही ना इनकम पर पैन कार्ड आ गया, नया नील रिटर्न डाल दो। अदर एसेसरीज के लिए तब ये जब आप बेसिक कंजप्शन लिमिट से ज़्यादा हो या कुछ कंडीशन से जो फुलफिल करते हो तो है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिफंड्स क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स माइनस टीडीएस माइनस टीसीएस, वो होता है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। टैक्स पेड करना है ऑन और बिफोर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले, ठीक है। अगर टैक्स ज़्यादा पे करेगा तो आपको टीडीएस में रिफंड मिल ही जाएगा। कुछ सेक्शंस है 288B, अच्छे से पढ़ना है कि आपको अपनी जो टोटल इनकम है, सॉरी टैक्स है, टोटल आपका टैक्स वो नियरेस्ट 10 रुपीज़ में आपको राउंड ऑफ करना है। सेम 288 क्या कहता है, टोटल इनकम आपको नियरेस्ट 10 रुपीज़ में ट्रांसफर करनी है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स मस्ट बी पेड बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट थे, तो एक बार फटाफट से कुछ चेक कर लेते हैं। हमने कॉम्पोनेंट से ये आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है भाई। कॉम्पोनेंट्स देख लिया हमने, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स वो हो गया, कैसा लगता है। स्टेप्स देख लिए थे हमने, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लिया, एसएससी की, पर्सन की, ठीक है। पर्सन पे क्या था, फटाफट से आ जाएगा। इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी फर्म, इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी फर्म, इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी फर्म, एओपी हुआ आर्टिफिशियल पर्सन लोकल अथॉरिटी, ठीक है। हो गया। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट ये हमने पढ़ लिया। अनडिस्क्लोज पढ़ लिया। कौन कौन से, फटाफट से बताओ यार। 68, 69, 69 ए थे ना, याद करो यार फटाफट से, बोलो 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 बोलो। 69A, 69B, 69C, 69D। पहले फटाफट रेट ऑफ टैक्स के लिए इसमें क्या था, डिफॉल्ट में क्या क्या था, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हमने पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा ऑप्शनल टैक्स रिजीम जो पुरानी थी, ठीक है। LTCD CGST वगैरह के रेट्स पढ़े, सरचार्ज वगैरह के रेट्स पढ़े, वो पढ़ लिए, ठीक है। ये वेट पढ़ लिया हमने दोनों। पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। क्विक रेफरेंस का लिया एग्जाम के लिए, वो हमने पढ़ लिया। रिटर्न ऑफ इनकम हमने पढ़ लिया, तो ठीक है। इसके साथ हमने कर लिया। एक फटाफट से क्वेश्चन कोई ना कोई देख लेते हैं छोटा सा। देखो एक ये देख लो, देखो भाई इस क्वेश्चन बैंक में है मिस्टेक्स ऐसा, ये है, फटाफट से आओ देखते हैं। 12 लाख की इनकम है, प्रीवियस से 22-26 में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ये हो गया, मतलब नॉर्मल इनकम है। टैक्स लायबिलिटी अगर 45 ईयर्स की होती है, 45 ईयर्स की होती है, क्या है, शिफ्टिंग आउट है भाई, आउट 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 आउट, मतलब शिफ्टिंग आउट का मतलब ऑप्शनल टैक्स में जाएगा। स्लैब हो गया, अगर 45 साल की एज में स्लैब आएगी 2.5 लाख, 63 का हो गया तो 3 लाख, यहाँ हो गया तो, ठीक है। वैसे उस हिसाब से कैलकुलेट किया, क्योंकि इनकम ही कम है यार, बाहर आ गए तो क्या ही टैक्स लगेगा, वो सचा लगेगा नहीं, ठीक है। अभी देखो ये किस पे था, एज पर हमने इस क्वेश्चन बैंक में टैग है, हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट लिखा जाए। अब मार्जिनल रिलीफ के लिए आपका ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई। रिवीजन वीडियोस में मैं कंसेप्ट्स की रिवीजन करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे तो वो ट्राई करूँगा कि आपको करवाऊँ। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही है तो भाई आप हमारा ये बैच ले सकते हो, ये इंटर एग्जाम प्रैक्टिस बैच है। इसमें सारा का सारा आपको करवाया जाएगा। मैं बता देता हूँ, 20 लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको, वो ऑलमोस्ट है, जर्नी है सिर्फ 20 हो, 25 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे का एक लेक्चर होगा कम से कम आपका। सिलेबस 100% कवरेज है आपकी, ठीक है। एक ई बुक में मिलेगी आपको,
डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, अनलिमिटेड व्यूज है, जितनी मर्जी बार देखो, मतलब एक क्वेश्चन में आपको डाउट आया थर्ड डिवीजन को तब भी देख लो, कोई लिमिट नहीं है भाई। मैक्सिमम 2 डिवाइस पे चलेगा, मोबाइल और लैपटॉप या फिर टैब और लैपटॉप। ठीक है, ऐप एक्सेस है आपके पास, ऐप में आपको मिल जाएगा 6 महीने की वैलिडिटी होगी। अभी कुछ दिन पहले ऑफर लगाया था 499 का, अब 799 का ऑफर हो चुका है। हाँ, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप इसमें लेडी पे मेल लिख देना, ट्राई करेंगे आपको डिस्काउंट देने की। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, ये देखो एक डीटी का मास्टर क्वेश्चन बैंक हमने भी लॉन्च किया हुआ है, डीटी का काफ़ी क्वेश्चन है। इसके साथ एक पीडीएफ आपको मिलेगी अलग से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसके लिए आप उससे अच्छी प्रैक्टिस करते हो। ऑलमोस्ट 30+ एडजस्टमेंट है, डाउट सपोर्ट पहली बार लाए क्वेश्चन बैंक के साथ। जो भी डाउट हो आपको टेलीग्राम लिंक आपके ईमेल में मिल जाएगा, उस पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बाकी ठीक है, बट में ना उसमें प्रैक्टिस नहीं हो पाती हेड्स में, तो भाई हम हेड्स के लिए लाए तो हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक। चलिए, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ये 5 हेड्स का क्वेश्चन बैंक है सिर्फ और सिर्फ 149 में। अगर आपको ये लेना है तो आप ये ले सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना। ये पूरा क्वेश्चन बैंक है, कलरफुल है, प्रॉपर वो है, आपकी हेडलाइन है, ये देखो स्कूल ऑफ लॉज पे एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। ठीक है, स्कूल ऑफ लॉज के हिसाब से आप बता कुछ भी पूछ सकता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात भाई, एक इंपॉर्टेंट बात, फ्री रिसोर्सेज में चले जाओ, वहाँ काफ़ी कुछ है। जैसे रिविजन नोट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, पहले अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना, केस सिनेरियोज ये देख लो, क्वेश्चन रिलेटेड जैसे भी आपको क्वेश्चंस चाहिए, जैसे इंस्टीट्यूट पूछता है उस टाइम में हमने फ्रेम किए क्वेश्चंस यहाँ डाले हैं, उस हिसाब से आपको वो करने हैं। पहले 2 पेज आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है, प्रॉपर केस स्टडी हमने बनाया है जैसे इंस्टीट्यूट देता है, फिर उस पर हमने आंसर्स भी बनाए लास्ट में, वो बाद में देखना है आपको, पहले आपको फोकस यहाँ करना है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और ये हमारा चैनल है टैक्स वाले भैया, फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे कंसेप्ट पोस्ट, एग्जाम टैप पोस्ट हम डालते रहते हैं। टेलीग्राम है ये, इसे भी जाके ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे तो आप देखिए वीडियो, फिर भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।